हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ योगिता मोरे और हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स 12th इकोनॉमिक्स का 9 चैप्टर्स। स्टूडेंट, मैंने पिछले लेक्चर में आपका 9 चैप्टर का फर्स्ट पार्ट किया था हमने। तो उस चैप्टर में हमने देखा था कि मनी बैंकिंग और जो कैपिटल बैंकिंग है उसमें क्या डिफरेंट होता है, और फिर मनी बैंकिंग का या फिर फाइनेंशियल मार्केट का मीनिंग क्या है। उसमें मनी मार्केट जो है, मनी मार्केट इन इंडिया का मीनिंग क्या है, वो हमने स्टडी किया था। उसके बाद हमने स्ट्रक्चर देखा था मनी मार्केट का, और उस मनी मार्केट के स्ट्रक्चर में हमने दो पार्ट देखे थे, एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर एंड सेकंड जो था अनऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर। तो ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में हमने सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई इसका स्टडी किया था। हमने देखा था कि आरबीआई की फंक्शन कौन कौन से हैं, आरबीआई किस तरीके से अपना काम करती है, किस तरीके से अपना वर्क करती है। हमने देखा था कि आरबीआई जो है वो एक सेंट्रल बैंक है, बैंकों की बैंक इसे हम कहते हैं। तो नाउ लेट अस स्टार्ट। हम आज आगे देखने वाले हैं कमर्शियल बैंक। तो दोस्तों, ये कमर्शियल बैंक का मीनिंग जो है, देखो हम कह सकते हैं कमर्शियल बैंक यानी ऐसी बैंक जो आरबीआई के अंडर काम करती है, और उस बैंक को हम कमर्शियल बैंक कहते हैं। उसके आरबीआई के गाइडलाइंस पर काम करने वाली बैंक को हम कमर्शियल बैंक कह सकते हैं। हम डायरेक्टली जो डील करते हैं उसे, यानी जब हम बैंक में जाते हैं, बैंक में जाने के बाद हम हमारा खाता ओपन करते हैं, वो जाने हम डायरेक्टली डील करते हैं उसे हम कहेंगे कमर्शियल बैंक। उसके पास हम डिपॉजिट्स रखते हैं, उसको हम कमर्शियल बैंक्स बोलते हैं। अभी हम कमर्शियल बैंक्स का एग्जांपल लेते हैं तो एचडीएफसी हो, आईसीआईसीआई हो या स्टेट बैंक हो, ये जो भी बैंक है तो वो कमर्शियल बैंक है। ये आरबीआई के अंडर काम करती है और आरबीआई के गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए उसकी सुविधा प्रोवाइड करते हैं। तो हम देखेंगे कमर्शियल बैंक एज इंटरमीडियरी इन द कंट्रीज फाइनेंशियल सिस्टम टू ब्रिंग द सेवर्स एंड द इन्वेस्टर टुगेदर। हमने देखा कि जो आरबीआई है वो एपेक्स बैंक से यानी क्या होता है, वो सबसे बड़ी बैंक है, बैंकों के बैंक उसको कहेंगे हम। तो अभी ये जो है intermediary in the country financial system to bring the savers and inventors together। यानी हम देखते हैं कि इसका ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में मनी मार्केट में बहुत बड़ा रोल होता है। सेवर्स और जो इन्वेस्टर होते हैं उनका एक साथ लेने का काम, ये एक साथ में काम करने का जो लेने का काम जो करती है तो वो सेंट्रल बैंक करती है, यानी कमर्शियल बैंक करते। दे आर प्रॉफिट seeking the financial institutions accept the deposits and guarantee the loans and advances are the primary functions of the commercial bank। प्राइमरी फंक्शन कौन कौन से कमर्शियल बैंक के, तो ये लोगों को प्रॉफिट किस तरीके से मिल सकता है, या फिर इस बैंक को प्रॉफिट कैसे मिले, ये कमर्शियल बैंक का मेन एम हम कह सकते हैं। उसको लीडिंग के लिए इंटरेस्ट लगता है और ये डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं और वो क्या करते हैं, गारंटर को देते हैं। उनका फर्स्ट जो काम जो होता है लोन्स एंड एडवांसेस, ये प्राइमरी उनका फंक्शंस होता है। कमर्शियल बैंक pay an important roles in the mobilizing savings and allocating them the various sectors of the companies। It included both the scheduled commercial banks and non-scheduled commercial bank। यानी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स और नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, ये उनके टाइप से। ये जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है और गारंटी देती है कि इनका प्राइमरी फंक्शन ये तो है।
और सेविंग करके वो इकट्ठा करके लोगों को बताती है कि आप सेविंग करो। लोगों का कहती है कि आप सेविंग करो, और सेविंग करने के बाद जो जो भी इकट्ठा पैसा होता है तो वो अलग अलग क्षेत्रों में वो इन्वेस्ट भी करती है। उसके जो 4 सेक्टर है वो हम आगे देखेंगे। जो हम देखते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, रीजनल रूरल बैंक एंड फॉरेन बैंक। ये जो है उनके 4 कैटेगरीज है। इस 4 कैटेगरीज में कमर्शियल बैंक अपना अलग अलग क्षेत्रों में अपनी इन्वेस्टमेंट करती है। यानी लोगों से लोन, लोगों को सेविंग करने का जो इम्पोर्टेंट है, यानी सेविंग करो आप, ये बहुत सारे इम्पोर्टेंस लोगों को बताती है। और उसके बाद जो भी लोगों का सेविंग की जो रकम होती है, इन पैसे होते हैं, तो वो अलग अलग भागों में इन्वेस्ट करके या फिर लोन्स दे के, लोन्स पे भी वो ब्याज देती है। फिर इस तरीके से कमर्शियल बैंक जो होती है वो अपना काम करती है। बैंकिंग का हम अभी डेफिनेशन देखेंगे। पॉपुलर डेफिनेशंस ऑफ कमर्शियल बैंक हम देखेंगे। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949। बैंकिंग मीन्स द एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट of deposits of money from the public, repayable on demand or otherwise, and the withdrawal by check, demand draft, orders or otherwise। यानी ये जो है हम देखेंगे डिटेल्स में। बैंकिंग मीन्स द एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पज ऑफ लैंडिंग, यानी हम ले रहे हैं डिपॉजिट एज अ बैंकिंग के लिए, और उस पर हमें हम इंटरेस्ट लेते हैं, उसी को हम कहते हैं बैंकिंग। बैंकिंग हमारे पैसे होते हैं, हमने बैंक में सेविंग के लिए हम जब चाहिए तब वो हमें मिलते हैं, यानी हम विड्रॉ कर सकते हैं डिमांड के हिसाब से या फिर चेक के हिसाब से। ये डिमांड ड्राफ्ट, ये जो है ये सब हम लेते हैं, और पैसे जब भी हमें चाहिए होते तब हम उससे निकाल सकते हैं। तो उसको क्या कहेंगे हम, सिक्यूरिलेट कह सकते हैं, या फिर हम वो यूज़ करते हैं, या फिर हम उस यूज़ करते हैं। बैंक जो भी होता है ये सब पैसे यूज़ करते हैं। डिमांड ड्राफ्ट के हिसाब से, चेक के हिसाब से, विड्रॉल के हिसाब से हम पैसे निकाल सकते हैं, और जो भी हमारा पैसा होता है वो सब सेविंग करके हम बैंक में रखते हैं। तो बैंक वो पैसा यूज़ करती है, अलग अलग लोन दे के, लोन के लिए वो पैसा यूज़ करती है, उसको हम कहेंगे कमर्शियल बैंक। प्रोफेसर क्रेन क्रॉक्स के हिसाब से अ बैंक इज़ अ फाइनेंशियल इंटरमीडियरी और डीलर्स अ लोन्स एंड डेट्स। यानी हम कह सकते हैं डीलर्स इन लोन एंड डेट्स एंड डिपॉजिट्स लेते हैं, सेविंग के रूप में हम और लोन लेते हैं, और वो बोरोवर्स को वो लोन देते हैं, उस पर वो इंटरेस्ट लगाते हैं, ब्याज लेते हैं, उसको ही हम कहेंगे कमर्शियल बैंक। तो आगे हम देखेंगे कमर्शियल बैंक के फंक्शन कौन कौन से हैं। कमर्शियल के बैंक के फर्स्ट फंक्शन जो है एक्सेप्ट ऑफ डिपॉजिट। अभी आपको तो पता चल गया होगा कि कमर्शियल बैंक जो है वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, यानी डिपॉजिट कंटिन्यूस द मेन सोर्सेस ऑफ द फंड्स ऑफ कमर्शियल बैंक। सेविंग लीड्स टू द creating of deposits and deposits or categories as a डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट। अभी हम देखेंगे जो विड्रॉवल्स ऑफ बैंक होती है, बैंक है, उसी को डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। जब चाहिए तब निकाल सकते हैं, अकाउंट से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, चाहिए तब ले सकते हैं पैसे, उसी को डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। और सेविंग अकाउंट भी है जो है, तो उसी को हम क्या सेविंग अकाउंट होते हैं, और उसे बड़े बिजनेस के लिए हम वो सेविंग अकाउंट जो होते हैं वो रेगुलर
जो हमारा अकाउंट होता है उसको कहेंगे। और करंट अकाउंट हम किसको कहते हैं? जो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं उस बिजनेसमैन को करंट अकाउंट लगते हैं। और सेविंग अकाउंट जो होता है हमारा वो सैलरी का अकाउंट यानी सेविंग अकाउंट होता है। यानी हमने यहाँ पे देखा कि करंट अकाउंट इज यूजुअली ओपन बाय अ बिजनेसमैन एंड corporations and industrial houses, trust, etc. They are provided with overdraft facilities. यानी हमने यहाँ पे देखा कि ये जो फैसिलिटीज़ होती है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज जो होती है वो करंट अकाउंट वाले को मिलते हैं, क्योंकि वो बिजनेस के लिए ये अकाउंट यूज़ करते हैं। यहाँ पे ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी हमें करंट अकाउंट में मिलती है। ओवरड्राफ्ट का मीनिंग हम कह सकते हैं कि जितना है उससे ज़्यादा, उसको हम कहेंगे ओवरड्राफ्ट। ये बैंक इस पे हमें ब्याज देती है। आगे हम देखेंगे सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट आर ऑपरेट बाय अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स एंड पर्टिकुलरली द सैलरीज क्लासेस या फिर स्मॉल ट्रेडर्स एक्सेट्रा हु विश टू सेव अ पार्ट ऑफ देयर इनकम विद द बैंक। सेविंग अकाउंट जब हम कहते हैं कि ये सेविंग अकाउंट जो है वो लार्ज नंबर्स पीपल्स ऑफ नंबर जो होते हैं, यानी बहुत सारे लोग जो होते हैं वो सैलरी के लिए ये अकाउंट यूज़ करते हैं। रेगुलरली हम यही अकाउंट यूज़ करते हैं, उसको हम कहेंगे सेविंग अकाउंट। तो एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट में डिमांड डिपॉजिट है और टाइम डिपॉजिट है। अभी डिमांड डिपॉजिट मैंने आपको बोला कि डिमांड जिस तरीके से हम कहते हैं उस तरीके से हम अपने पैसे निकाल सकते हैं। हाँ, उसी में हमने देखा कि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। आगे हम देखेंगे टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट में डिपॉजिट दैट आर रिपेबल आफ्टर अ क्रिएटिंग पीरियड्स ऑफ टाइम और नोन एज अ टाइम डिपॉजिट। दे आर इन द फॉर्म्स ऑफ द रिकरिंग डिपॉजिट्स एंड टाइम डिपॉजिट्स। यहाँ पे हम देखेंगे कि एक क्रिएटिंग पीरियड के बाद मर्ज होता है या फिर मैच्योर होता है, तभी वो पैसा आप ले सकते हैं। यहाँ पे आप फिक्स या फिर रिकरिंग ये आप ले सकते हैं। कुछ पीरियड के लिए ये जो होता है वो पैसे, उसको हम कहेंगे टाइम डिपॉजिट। यानी टाइम पूरा होने के बाद ये मैच्योर होता है और उसको हम कहेंगे टाइम डिपॉजिट। उसमें रिकरिंग डिपॉजिट्स और फिक्स डिपॉजिट ही ऐड होते हैं। रिकरिंग डिपॉजिट्स रेफर्स टू डिपॉजिट वेयर्स इन अ कस्टमर डिपॉजिट इन अ फिक्स अकाउंट और रेगुलर इन्वेंटर्स ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ अ टाइम। यानी रिकरिंग यहाँ पे जब कोई भी पर्सन सोचता है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट वहाँ पे रिकरिंग करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली अगले सैलरी से वो हमारे अकाउंट से कट होती है। यानी हमने सोचा कि अभी हम जनवरी में एक पर्टिकुलर अमाउंट्स हम रखते हैं, जनवरी में हमने रखा है और अगले हमारे वो अकाउंट से या सैलरी से वो ऑटोमेटिकली कट होते हैं, उसे हम कहेंगे। और ये जो है हम 5 इयर्स के लिए या फिर 3 इयर्स के लिए हम ये रख सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट जो होता है तो वो हम 5 इयर्स 10 इयर्स उसके लिए हम रखते हैं। कुछ सालों के लिए हम ये लमसम अमाउंट कुछ पीरियड के लिए हम रखते हैं, यानी वो एक तरीके की हमारी सेविंग होती है। सेकंड पॉइंट हम देखेंगे प्रोवाइडिंग लोन्स एंड एडवांसेस। कमर्शियल बैंक द मोबिलाइज सेविंग एंड लेंड दिस द फंड्स टू इंस्टीट्यूशंस एंड द इंडिविजुअल फॉर वेरियस पर्पजेस बेस्ड ऑन द टेन्योर्स। यानी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कमर्शियल बैंक लोन दे पाती है क्योंकि उसके पास डिपॉजिट आए हुए होते हैं, इसकी वजह से वो लोन दे पाती है, आए हुए होते हैं। और इट इज़ द मोबिलाइज सेविंग, यानी किसी को बिजनेस के लिए, गाड़ी के लिए या फिर अदर कुछ भी वर्क होता है,
अदर कोई भी उनका पर्पज़ होता है, उसके लिए वेरियस पर्पज़ के लिए हम ये देते हैं। बेस्ड ऑन द टेन्योर्स लोन्स इंक्लूडेड कॉल्स लोन, शॉर्ट टर्म्स, मीडियम टर्म्स एंड द लॉन्ग टर्म्स लोन। Longer the durations of the loan या फिर guarantee will be the rate of interest, and basis this the bank also provide the cash credit, overdraft facility as well as the discount bills of exchange। यानी अलग अलग पर्पस के लिए ये हमें कमर्शियल बैंक लोन प्रोवाइड करती है, अलग अलग टाइम स्पेसिफाई के लिए वो लोन प्रोवाइड करती है और उस पर वो इंटरेस्ट देती है या फिर हमें ब्याज देना पड़ता है, लोन प्रोवाइड किया जाता है। तो हम देखेंगे एंसिलरी फंक्शंस। एंसिलरी फंक्शंस मीन्स कमर्शियल बैंक also provide range of the ancillary services such a transfer of funds, collections of money, making periodical payments on behalf of the customers, and the merchant banking, foreign exchange, safe deposit, locker, demand facility, इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइलाइजिंग बैंकिंग। यानी एंसिलरी फंक्शंस यानी कमर्शियल बैंक के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, तो वो क्या करती है, फंड ट्रांसफ़र करती है, कलेक्शन ऑफ मनी करती है, मेकिंग पीरियडिकल पेमेंट जो होता है वो करती है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो फॉरेन एक्सचेंज जो सेफ डिपॉजिट लॉकर्स हो, ये सभी फैसिलिटीज जो होती हैं ये कमर्शियल बैंक प्रोवाइड करती है। आगे हम देखेंगे क्रेडिट क्रिएशन। Credit creation is and the important functions of the commercial bank. Commercial banks are the creating of a credit demands and the time deposits of bank after meeting the reserve requirement out of the next demand, and the time liabilities and the balances amounted in use for the given loans। यानी क्रेडिट क्रिएशंस यानी जब लोन लेते हैं तब उस पर्सन को लोन देने के बाद कुछ अमाउंट वो बैंक रिजर्व में रखते हैं, रिजर्व में रखना उनको पड़ता है, आरबीआई के पास उनको रिजर्व में रखना पड़ता है। जो भी पैसे बचते हैं रिजर्व में रखने के बाद जो भी पैसे बचते हैं उसी से वो बैंक लोन देती है। दूसरे डिपॉजिट्स होते हैं लोन के बाद वो देती है, रिजर्व्स के बाद वो क्रिएट करती है। कस्टमर को लोन दिया गया हो या फिर उसी के और से थोड़े पैसे साइड में रखकर आरबीआई को देने पड़ते हैं, उसके बाद हम वो कस्टमर्स को लोन प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो थे वो कमर्शियल बैंक के फंक्शंस थे। अभी हम देखेंगे कि कोऑपरेटिव बैंक क्या, फिर कोऑपरेटिव बैंक यानी क्या होता है, उसके क्या क्या उनकी पॉलिसीज़ होती है वो हम देखेंगे कोऑपरेटिव बैंक की। अभी हम देखेंगे कोऑपरेटिव बैंक comes into existing with the enactment of the Cooperative Credit Society Act of 1994. Cooperative bank supplement the efforts of the commercial banks by the meeting the credit needs of the local population. The credit needs is the fulfill the banking needs of the small and medium income groups। यानी यहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होती है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ये लोकल लेवल पर ये बैंक काम करती है। जहाँ पे कमर्शियल बैंक पहुँचती नहीं है वहाँ पे ये बैंक पहुँच जाती है या फिर जाती है। ये क्रेडिट नीड्स को लोकल लेवल पर वो पूरा करती है, यानी लोकल लेवल पर किस तरीके का क्रेडिट चाहिए, किस तरीके के पैसों की डिमांड्स होती है, तो वो उस तरीके के पैसे उनको देती हैं। ये कोऑपरेटिव बैंक के 3 नंबर्स के ऑर्गेनाइज सेक्टर्स यहाँ पे बताए गए हैं। एक जो है
फर्स्ट जो है स्टेट लेवल पर कोऑपरेटिव बैंक होती है, उसको हम कहेंगे एपेक्स बैंक। सेकंड जो होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो बैंक्स होती हैं तो उसको हम कोऑपरेटिव बैंक्स कहेंगे। और जो प्राइमरी लेवल्स के लिए होते हैं तो वो प्राइमरी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, ये जो होता है तो उसको हम कहते हैं। ये यहाँ पे आपको 3 टायर्स जो है कोऑपरेटिव बैंक्स के या फिर क्रेडिट स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आगे हम देखेंगे डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये जो है ये भी एक तरह की बैंकें हैं, पर ये डेवलपमेंट के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के फाइनेंस के लिए ये काम करती है। आर एजेंसीज दैट द प्रोवाइडिंग मीडियम एंड द लॉन्ग टर्म फंक्शंस assistance. They help in the development of industry, agricultures and others by the sectors या industrial function corporations of the India and the IFCI was the first development financial institution to the establish in 1948. यहाँ पे ये 1948 में फर्स्ट जो डेवलपमेंट बैंक बनाई गई है वो इंडियन इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ये जो है वो बनाई गई है। ये ऑर्गेनाइज सेक्टर्स के ही एक पार्ट है। ये होता है कि मनी लेंडिंग का ये काम करती है, कहीं ना कहीं ये बैंकिंग सेक्टर का भी ये काम करती है, पर ये ब्रोकरेज का काम करती है। इनको रूरल एरिया हो या फिर डेवलपमेंट सेक्टर्स का काम ये करती है। मीडियम और लॉन्ग टर्म असेसमेंट प्रोवाइड करती हैं। ये स्पेसिफाई सेक्टर्स के लिए, ये इंडस्ट्रियल एरियाज़ के लिए ये काम करती है। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैव डाइवर्सिफाई द ऑपरेशंस विद द advance of liberalization and the globalization. They have set up the subsidiaries to order the with range of a new product and services. ये सभी जो काम्स होते हैं तो वो ये बैंक्स करती है। डेवलपमेंट बैंक्स यानी ये अलग तरीके के ब्रोकरेज का काम ये करते हैं, इंस्टीट्यूशंस के लिए ये काम करती है। ये भी ऑर्गेनाइज सेक्टर्स का ही एक पार्ट है। तो दोस्तों आज हमने देखा कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स का एक कमर्शियल्स बैंक देखी, उसके बाद हमने कोऑपरेटिव बैंक और फोर्थ जो है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो हमने देखा। आगे के लेक्चर में हम जो 2 पार्ट हमारे एक पार्ट हमारा बाकी है, डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउसेस ऑफ इंडिया, तो ये जो है तो वो हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।